Bismillahirrahmanirrahim. Compound interest. A common procedure for computing interest is usually done by the compound interest. A common procedure for computing interest is usually done by the compound interest. Under this procedure, the interest is reinvested. That is, the interest earned for each period is added to the principal before computing interest for the next period. The amount of compound interest and principal plus compound interest is called compound amount or amount. यानी कि अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. भाई याद रखिएगा, अमाउंट बराबर होगी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. जी वंस अगेन आई रिपीट, ए कॉमन प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट. अंडर दिस प्रोसीजर द इंटरेस्ट इज री-इन्वेस्टेड. भाई द इंटरेस्ट इज reinvested. Under this procedure, the interest is reinvested. यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको जो मुनाफा मिलेगा ना, वो आपने लेना नहीं है, वो आपने री इन्वेस्ट दोबारा उसी में डाल देना. फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 रुपए के पीछे जो प्रॉफिट मिला है, वो अगर आपको 15 रुपए मिला है, तो आपने क्या करना है कि वो 15 प्लस 100 115 अब आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी ना, वो कितनी हो जाएगी? 115 बन जाएगी. यानी कि आपने वो उसमें से प्रॉफिट निकालने. अब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 115 के ऊपर मिलेगा. अंडर दिस प्रोसीजर द इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड. दैट इज द इंटरेस्ट अर्न फॉर ईच पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल बिफोर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड. द अमाउंट ऑफ interest computed by using this procedure is called compound interest, and principal plus compound interest is called compound amount or simple amount. तो याद रखिएगा, अमाउंट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. भाई ये याद रखिएगा, फार्मूला क्या होगा जी अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. The difference between simple interest and compound interest is that in simple interest we calculate interest for the principal, then we increase the principal by adding the fixed amount of interest each time. Whereas in compound interest the interest is calculated each time on the previous amount, that is new principal. That is, we add interest to the principal before calculating interest for the next period. वजन देखें, सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो 100 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको 10 रुपये हर जो है ना वो कह लें एनुअली प्रॉफिट मिला. तो 10 साल के लिए आप वो 10 जो है ना वो आप इकट्ठे कर लें, उसको आप सिंपल जो है ना आपके अमाउंट होगी उसमें जमा कर दें, तो वो सिंपल इंटरेस्ट होगा. जबकि 100 रुपये पे अगर आपको 10 मिला ना इस साल, तो अगले साल वो रकम बन गई आपकी 110 पे फिर आपने इंटरेस्ट लेना जी या प्रॉफिट लेना है. जितना भी आएगा, सपोज करने 12 आता था, फिर आप 110 में 12 जमा करने 122 बन गए. 122 पे फिर आप जो है ना वो इंटरेस्ट लगाए. यानी कि आपने जो हर साल जो आपका इंटरेस्ट या जो आपका प्रॉफिट ऐड होगा, आपने उसके ऊपर 10% वगैरह लेना है, जो भी परसेंटेज तय होगी. तो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो थोड़ा सा फर्क है जी. तो देखिएगा, बिफोर डिराइव द फार्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट वी टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट. आपने ये एग्जाम्पल याद रखनी है. भाई सपोज ए पर्सन डिपॉजिट ₹100 इन द बैंक with 10% rate of interest compound annually
compounded annually for 3 years. Then interest and the amount at the end of the third year is given below. जी आप तो देखिएगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर भाई 100 को 10% से जरूरत नहीं है, तो 10/100, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा जी, इंटरेस्ट कितना आएगा जी, 10 रुपीज। भाई इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 100 इंटू 10%, 10% का 10/100। भाई सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, 100 आ गया, 10 आ गया जी। भाई जरा देखिएगा, सपोज ए पर्सन डिपॉजिट ₹100 in the bank with 10% rate of interest compounded annually for 3 years. आपने ये निकालना है। Then the interest and the compound and the amount at the end of the 3 is given below. तो interest for first year क्या होगा जी, 100, ये आपकी जो अमाउंट थी वो इंटू 10%, 10% का 10/100, भाई हल करेंगे तो ₹10 आएगा जी। कहते हैं नाउ the interest will be added to the original capital to get the amount. Now the interest will be added to the original principal to get the amount. अब आपने वो जो है ना अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या बनेगा, 100 + 10 110 बन गए जी। भाई आपके अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या बन गए जी, 110। भाई 100 आपका ओरिजिनल था, 10% आपको मिला, दोनों को ऐड किया तो 110 बन गए जी। Amount of rupees 110 becomes principal for the second year. Become for the, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगी 110 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन ₹110 एट 10% क्या होगा, 110 इंटू 10%, 10/100, तुम्हारे पास क्या गया जी, 11 आ गया जी। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब आपकी जो अमाउंट बनेगी वो 110 में 11 जमा करेंगे तो 121 बन गई। भाई क्या बन गई, 121। Therefore, amount of ₹121 becomes the principal for the third year. Interest on ₹121 at 10%. अब interest on ₹121 121 at 10% का होगा 121 into 10%, तो 10/100 तो क्या आएगा 12.10। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो 121 प्लस 12.10 वो बनेगा 133.10। हैंस टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा जी, हैंस टोटल कंपाउंड आपने ये जो नया आपके पास आएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसमें से 100 निकाल देंगे तो आपके पास रुपीज जो आएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 33.10 जी। Using the above concept, we now able to derive the formula for finding the both compound interest and amount for the periods. भाईजान अब आपने जरा देखिएगा इसी को फॉलो करना जी। भाई सपोज दैट प्रिंसिपल हमारे पास क्या जी, P, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या R, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास है N। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड का होगा P इंटू R। अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे पास क्या PR, तो P प्लस PR, P कॉमन निकाल लें तो 1 + R, तो P इंटू 1 + R बन गया। अब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, भाई प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, अब जो सेकेंड पीरियड का जो प्रिंसिपल बनेगा वो P इंटू 1 + R। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पीरियड, भाई P इंटू 1 + R को R से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड पीरियड, भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P इंटू 1 + R पहला था प्रिंसिपल था, और जो इंटरेस्ट बना वो P इंटू 1 + R इंटू R। आप जरा P कॉमन निकाल लें और 1 + R कॉमन निकाल लें, 1 + R, तो भाई क्या बन गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर क्या बनेगा, P इंटू 1 + R का स्क्वायर, भाई P इंटू 1 + R का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल फॉर, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगी प्रिंसिपल फॉर थर्ड पीरियड P इंटू 1 + R का स्क्वायर। भाई लिहाजा इंटरेस्ट फॉर थर्ड पीरियड क्या होगा, P इंटू 1 + R का स्क्वायर इंटू R। अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब देखें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारे पास है P इंटू 1 + R का स्क्वायर,
और प्लस है पी इंटू वन प्लस आर का स्केयर इंटू आर। भाई पी इंटू वन प्लस आर का स्केयर आपने कॉमन निकाली, अंदर वन प्लस आर, तो क्या बन गया पी इंटू वन प्लस आर का क्यूब जी। लिहाजा एंड सो ऑन। अब देखें अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्या बन गई पी इंटू वन प्लस आर का क्यूब जी। भाई अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड पीरियड क्या बनेगी पी इंटू वन प्लस आर का क्यूब जी। लिहाजा एंड सो ऑन चलता जाएगा जी। अमाउंट एट द एंड ऑफ nth पीरियड क्या होगा पी इंटू वन प्लस आर की पावर n। भाई पी इंटू क्या होगा वन प्लस आर की पावर n। लिहाजा अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड पीरियड nth पीरियड क्या होगा पी इंटू वन प्लस आर की पावर n जी। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो क्या होगा पी इंटू वन प्लस आर की पावर n माइनस पी। तो पी कॉमन निकाल लें तो वन प्लस आर की पावर n माइनस वन। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा पी इंटू वन प्लस आर की पावर n माइनस वन। अब कुछ ये नोट हैं, ये इनको जरा आपने जरा याद रखना जी। कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज आल्सो कैलकुलेटेड एनुअली इन जनरल अनलेस सम अदर पीरियड इज स्टेटेड। ये याद रखिएगा। Remember, number one, compound interest is always calculated annually. In general, unless some other period is stated. कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने एनुअली जो है ना इज कैलकुलेटेड एनुअली अनलेस सम अदर पीरियड इज स्टेटेड, जब तक उसने कोई दूसरी कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी हो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड एंड सेम रेट। कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी इज ऑलवेज ग्रेटर, ज्यादा होगी देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड एंड द सेम रेट। नंबर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड आर ऑलवेज इक्वल। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पीरियड के लिए क्या होगा ऑलवेज इक्वल। Number 1, if interest is payable half yearly, then the time is multiplied by 2 and the rate is halved. If interest is payable quarterly, then the time is multiplied by 4 and the rate is divided by 4, etc. and so on.